शाह भाई, सैयद कावड़ रशीदी, उस्मा जी, मोहम्मद साहिब साहब, आसिफ साहब और मेरे जितने मित्र बैठे हुए हैं, इतने काबिल लोगों के बीच में मुझे बुलाया। और ये वैसे ही हो गया जो मैं सोच के आया था, भाई मैं आज चीफ गेस्ट हूँ, भाषण दूंगा। लेकिन होता है कि जब आप 5 स्टार होटल में किसी को बिठाओ और उसके बाद उसी आदमी को बाहर चाय की दुकान पे खड़ा कर दो, सब भाषण दिया जाता है। मैं तो सोच के आया था सैयद साहब के भाषण के बाद मेरी हिम्मत नहीं बनी कि मैं भाषण टाइप की कोई बात कह पाऊँ, क्योंकि इतना उम्दा भाषण के बाद अब बोलने को कुछ बचा नहीं है। तो भाषण की बजाय हम मन की बात करते हैं। मन की बात बड़ा फेट है हिंदुस्तान में, तो फिर हम मन की बात तो मन की बात की शुरुआत करते हैं मुल्क से, जैसे काफ साहब ने कहा आज़ादी का जिक्र किया, हमने आज़ादी की बातें की। यकीनन ये जो हिंदुस्तान था, जो आज का हिंदुस्तान है, वो ओरिजिनल हिंदुस्तान तो नहीं था, इसमें कोई बुराई नहीं। हिंदुस्तान क्या था इसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तमाम चीजें आ गई हैं। और जिस विषय पे आज, जिस खतरनाक विषय पे मुझे बुलाया गया है, मीडिया की भूमिका क्या है समाज में, बेसिक जो भाव है उसकी समाज में सांप्रदायिक करके मीडिया की भूमिका क्या, क्यों बढ़ा रहा है। अगर इसका उल्टा आप रखते कि मीडिया शांत कैसे करता है समाज को, तो शायद मैं बोल नहीं पाता, क्योंकि मीडिया शांत करता ही नहीं है। ये जो आपने विषय रखा है बड़ा सोच समझ के रखा है मीडिया को, कि मीडिया कैसे प्यार बढ़ा रहा है। मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं खुद मीडिया से हूँ, 35 साल हो गए, और चूंकि मन की बात करनी है तो आज सारी मन की बात ही करनी है। मैं कुछ छोटे किस्से बताता हूँ। मुसलमानों के सवाल खड़े किए जाते हैं, बड़े आराम से खड़े किए जाते हैं, भाई ये छोटे पैदाने वाले, ये गाड़ी वाले, ये टोपी वाले, जारी टोपी वाले, ये मुल्क के हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, लंबे उदाहरण दिए जाते हैं। तो उस समय जो वो लोग उदाहरण दे रहे होते हैं, तो मैंने कई बार अपने शो में भी कहा है कि ऐसे कितने मुसलमानों को आप जानते हो, जिंदगी में मिले हो, जिन्होंने इस मुल्क के खिलाफ बातें की हैं। फिर वो कहते हैं कि दुनिया में कहीं बम फटता है तो मुसलमान का नाम क्या होता है। आप दुनिया की लिस्ट उठा के देखिए, सारे आतंकी मुसलमान के होते हैं। फिर मैंने कहा यार, हम लोग हिंदुस्तान में बैठे हैं, हम लोग हिंदुस्तान की बातें कर लें। हिंदुस्तान में जितनी आतंकी घटनाएं पिछले 50 साल में हुई हैं, उनकी लिस्ट निकालते हैं। उसमें आतंकवादियों ने जितनी घटनाएं की हैं और जो आतंकी हैं, उनकी लिस्ट निकालते हैं। और उस लिस्ट में जो आतंकियों के हाथ मरे हैं, जो आतंकी हैं, उसमें से 90% अगर नक्सलियों के नाम निकलते हैं और नक्सली हिंदू होते हैं, तो क्या वो आतंक अलग होता है? हिंदू का आतंक अलग होता है और मुसलमान का आतंक अलग होता है। ये कब से देश में आ गया, ये सवाल मैं करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि आपने इस देश की आत्मा को समझना कब से शुरू किया, या क्यों भूल गए? इस देश के, ये देश जो सूफी संतों का देश था, जो यहाँ पे बड़े से बड़े शायर, गायक, लेखक दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाते गए। और मेरी समस्या तो ये है कि मैंने जिस शहर में जन्म लिया, उस शहर ने मुझे प्यार का पैगाम दिया। मैं बदायूं का रहने वाला हूँ, और शकील बदायूं, आपने सुना होगा, मैं शकील बदायूं की शहर से आ रहा हूँ। 1997 में मैं जब पत्रकारिता कर रहा था, तब विदेश आना बड़ी बड़ी बात होती थी कि विदेश गया है कोई। आसियान देशों में इंडिया फर्स्ट टाइम शामिल हुआ, तो बड़ा हंगामा मचा था पूरी दुनिया में कि इंडिया भी शामिल हो गया। तो तरकीब वाला था कि प्राइम मिनिस्टर के 7 पत्रकार जा रहे थे, उत्तर प्रदेश से मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं गया, वो जो मेडल होता है ना, जब वो पूरा समुद्र देखता है तो उसको समझ में आता है कि तुम कितनी छोटी हैसियत में हो। हम पूरी दुनिया के पत्रकार थे, शाम को ऐसे ये हॉल ऐसी तरह हम लोग का डिनर होता था। उसमें से मैंने कहा एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार था, उसको हिंदी भी आती थी। उसने मुझसे पूछा कहाँ के हो, मैंने बताया कि हिंदुस्तान, फिर उत्तर प्रदेश। तो उसने पता पूरा डिस्ट्रिक्ट, मैंने कहा बदायूं एक है, मैंने उसको समझाने की कोशिश करी कैसे कहते, बोला शकील बदायूं नहीं। तो मैं शौक था, मतलब ये शकील बदायूं इतना बड़ा। तो मेरी कब समस्या ये हुई कि शकील बदायूं जैसा शहर वाला इंसान वो मेरी आत्मा में बस गया, और मैं समझ नहीं पाया कि वो
मुसलमान होके कैसे लिख सकता है कि मन तड़पत हरि दर्शन को आज? वो शकील कैसे लिख सकता है मधुवन में राधेगा नाची में नाची? और वो शकील कैसे लिख सकता है मोहे पलघट पर नंदलाल आज छेड़ गयो मोरी गोरी कलाइया मोड़ के? मुझे उस शकील ने बताया कि लक्ष्य एक है, वो राम हो, वो पैगंबर हो, वो मोहम्मद हो, लक्ष्य है वो नानक। और लक्ष्य से भटकाने के रास्ते तब भी शैतान थे और आज भी शैतान है। फिर मुझे याद आया कि इस मुल्क का इतिहास लिखने वाले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो इकबाल ही था जिसने लिखा। ये बातें आपको मीडिया नहीं बताता नहीं चाहिए। अगर बताएगा तो फिर भाई हमारे अंबानी भाई के चैनलों को क्या होगा, वो कैसे चलेगा? ये एक पूरा नेक्सस है। तमाम बातें आती है कि नुपुर शर्मा का जिक्र आया कि नुपुर शर्मा के बयान पे और पुष्पा जी ने FIR की कही तो मुझे वो लाइन याद आई, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, मुझे यकीन था कसूर हमारा ही निकलेगा। लेकिन समस्या कहाँ आई? आप ट्रेड में कहाँ फंसते हैं? वो भी मैं आपको समझाता हूँ। नुपुर शर्मा का बयान हुआ, 3-4 दिन टीवी चैनल चिल्लाते रहे। आप ट्रेन में उस दिन फंसे जिस दिन कानपुर में मस्जिद के बाहर निकल के आपने पत्थर उठा लिया। नुपुर शर्मा के बयान का सारा फायदा उस दिन मिल गया जिस दिन आपके हाथ में पत्थर आ गया। और यकीन मानिए उस गोदी मीडिया के टीवी चैनलों को आपने भरपूर खुराक मिली जिस दिन आपके हाथ में पत्थर आ गया। आपको इसी ट्रेन में फंसाया जा रहा है। आप वो चाहते हैं कि आप इसी उत्तेजना में आ जाए। जैसे साथ भाई ने बताया टीवी चैनल में बुलाएंगे कुछ दाढ़ी वाले और कुछ टीके वाले, कुछ पंडित जी और कुछ मौलाना साहब। जब टीवी चैनल लाइव होगा तो आपको लगेगा ये अभी तक बंदूक निकाल के गोली मार देंगे। और जैसे ही कट की आवाज आती है लाइट में कहते हैं पंडित जी आप बड़ा अच्छा कुछ कॉफी पीते हैं। 5 मिनट बाद मौलाना साहब और पंडित जी दोस्त होते हैं। कभी मैं टीवी चैनल में रहा हूँ, मैंने वो देखा है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दोस्ती लाइट बंद होने के बाद के खेल को आपको समझना है। और जिस दिन इस देश का मुसलमान इस लाइट बंद होने के बाद के खेल को समझ गया, बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। एक किस्सा मुझे और याद आ रहा है। मीना कुमारी जी की शादी हुई, कबाब साहब से हुई और अमरोहा आई मीना कुमारी की। कबाब साहब बम्बई में रहा करते थे, बहुत फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने नाम थे, तो उनके पास टाइम नहीं था। मीना कुमारी जी का सौतेला बेटा था, तो ये वो भी अमरोहा में उनको कुरान पढ़ा रहा है। तो बड़े झिझकते परिवार की नई बहू थी। ये हुआ कि भाई कुरान पढ़ने के लिए बुलाया पड़ोसी को कि दादा बेटा बिगड़ रहा है, इसको कुरान पढ़ा रहा है, देख के आइए कि अमरोहा में कुरान इसको बहुत कौन अच्छा पढ़ाया जा सकता है। ढूंढा गया, तलाश किया गया कि बहू का हुक्म है बेटे को कुरान पढ़ाया गया है। तब मालूम किया कि पूरे अमरोहा में जो सबसे अच्छा कुरान पढ़ाते हैं वो पंडित हरिनारायण शास्त्री है। उस दौर में अमरोहा में सबसे अच्छा कुरान पढ़ाने वाले का नाम पंडित हरिनारायण शास्त्री था। शास्त्री जी को बुलाया गया। बहू मीना कुमारी ने बड़े अदब से कहा शास्त्री जी बेटे को कुरान पढ़ाना है। शास्त्री जी का जी बेगम बोरानी मैं कब से आ जाऊंगा। मीना कुमारी ने चाय पिलाई और डरते डरते पूछा कि शास्त्री जी कुरान पढ़ाने की फीस कितनी होगी। तो जो लाइन शास्त्री जी ने कही वो इस हिंदुस्तान की आत्मा है, वो इस हिंदुस्तान की जिंदगी है और वो ही इस हिंदुस्तान का मर्म है। शास्त्री जी ने कहा बहू ईश्वर का पैगाम पढ़ाने का क्या पैसा, जब उर्दू पढ़ाएंगे तो दे देंगे। और इसी मुल्क में बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय में एक मुसलमान नौजवान जाता है और कहता है मैं संस्कृत पढ़ूंगा और उसका विरोध शुरू हो जाता है। यहाँ खेल है,
यहाँ पेच है, यही पूछा है। और आपको इसी खेल को, इसी मत को, इसी बड़ी चीजों को पहचानना है। मैं भी था मीडिया में, मैं आया यहाँ पे अखबार शुरू किया 4 PM। जब शुरू किया तो बड़ी समस्या थी कि भाई लखनऊ में एक अखबार है, सांस्कृतिक अखबार निकालना है। 2015 की बात थी और युवकों की साथ में रहने निकालना मुश्किल काम है। तो जैसे अजय भाई ने बताया कि जिसके दिमाग में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि भाई सरकार जिसकी भी हो, सिस्टम की जो चीजें हैं, जो सच है वो सच लाना है। तो बड़ा सोच के पैकेज पर जिस सच की वो नाम भी 4 PM किया था कि शाम का अखबार है तो नाम 4 PM होगा। अखबार शुरू हुआ तो जैसे राजीव भाई कई लोग पूछते हैं जब 2 महीने हुए और तुम कर क्या रहे हो, कैसे खबर छाप रहे हो, तो मैंने कहा मेरा जिंदगी का जो भाव वो मैंने कबीर को सीखा है। कबीर वही अपने प्रधानमंत्री जी के बनारस वाला कबीर, इसने हिंदू और मुसलमान किसी को नहीं छोड़ा, जिसने लिखा है पत्थर पूजे हरि मेरे तो मैं पूजू पहाड़, जा से तो घर की ताकि बड़ी पीस खाए संसार, पत्थर पूजे से ईश्वर मिला है तो मैं, जिसने लिखा है काकर जोड़ के मस्जिद ये बनाए तब पचर बोलता दे लाते क्या पहला है खुदा है, उसे किसी को नहीं छोड़ा। उसने समाज के गरीब आदमी का चित्रण किया और कबीर के मर्म को इस देश को समझेंगे आप, और खास तौर से बनारस में आने वाले लोग और बनारस में रहने वाले लोग और बनारस से जाने वाले लोग को आज कबीर की जरूरत है। तो मैंने कहा अपना फलसफा वही है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए रुका किया है, जो घर फूके अपना चलो हमारे साथ। तो वो अपना वही है कि जब अखबार शुरू हुआ तो आज जो भाषा भी मेरे मन की बात करने का जिक्र किया मैंने, तो मैं बताता हूँ आपको इसलिए समझ में आना चाहिए जब आपने मुझे मीडिया के तर्ज पे बात करने के लिए बुलाया तो आपको सरकारें और मीडिया का रिश्ता समझ में आना चाहिए और आपको समझ में ये आना चाहिए कि आप सब इंटेलेक्चुअल लोगों को आपको समझ में आना चाहिए कि खेल क्या होते हैं, सिस्टम कैसे चलता है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखबार शुरू हुआ, उसके 4 महीने बाद होता है कि नेता को कम रुचि लगती है, नेता के चमचों को बड़ी रुचि लगती है। चमचे जो है वो पतीले किसी उगलने लगते हैं, मतलब नेता को अपना उन्हें चमचे उगलने लगते हैं और चमचे मतलब बड़े बड़े अफसर, मतलब आज के दौर के आप मतलब वो जो बड़े लंबे लंबे छोटे छोटे अफसर देखते हैं ना वो उगलने लगते हैं। तो साहब वहां भी थी होगा कि साहब बहुत कस के लिख रहे हैं अखबार। फिर एक दिन मैंने बहुत भयंकर स्टोरी छापी। अगले सरकार में एक मिनिस्टर थे, उन्होंने एक नौजवान को बहुत गंदी गंदी गालियां दी। मैं आपको ये सारी बातें मन की बातें बता रहा हूँ कि आपको सिस्टम समझा सके। हमारा अखबार सुबह का अखबार है, मतलब शाम का अखबार है, तो हम 12 बजे तक तय करते हैं कि आज पहले पेज पे क्या जाना चाहिए। जिस नौजवान को गाली दी उसने, उस नौजवान ने अपने फोन में रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्ड कर डर गया, क्योंकि गोंडा के वो बड़े माफिया मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। उसने यहाँ के पत्रकारों को भेजा कि ये देखिए गालियां दी हैं, मेरे को कोई ऐसा नहीं मुझे मरवा दे। सुबह उठा तो कोई खास खबर नहीं थी, मैंने एक लड़के ने गाली दी थी मिनिस्टर ने, वो देखते हैं। गाली आई तो मैंने अपनी टीम, मेरे अंदर ये है कि मेरी 4 PM की टीम बैठी है, मतलब मेरे अंदर ये बिल्कुल फैमिली ऐसे सब लोग रहते हैं, मैं सबसे बात करके पूछता हूँ। मैंने कहा काम करते हैं यार, हेडिंग लगाई मैंने, मंत्री ने नौजवान को गाली दी। फिर मुझे लगा ये देखिए पेपर में संपादक का काम होता है कि पहले पेज की हेडिंग भी कोई लगे जो आपको पसंद आए। जैसे वो मुल्ला और पंडित की लड़ाई होती है ना, ऐसी हम लोगों के सामने की होती है, जब हेडिंग ऐसी लगाई जो आप पढ़े। तो हमने कहा यार ये हेडिंग लगाएंगे, मंत्री ने पंडित को गाली दी तो ये तो सब देते रहते हैं, मंत्री को गाली गाली देना। हमने एक नया प्रयोग करके हम गालियां संकेत पर छापते हैं और कभी कभी इतिहास जो याद करता है सोवियत की ब्रांडिंग कैसी, तो वो आपको बताना चाहता हूँ। हमने वो डैश से गालियां छापी, गाली छापी, अखबार गया मार्केट में। 4 बजे एक बहुत बड़े अखबार के संपादक थे लखनऊ के, मेरे दोस्त थे, उनका फोन आया, तुमने ये क्या किया, तुमने गालियां छापी आज, पागल हो गए क्या? मैंने कहा एजुकेशन मिनिस्टर है, उसने गाली बकी, हमने डैश से संकेत करके छाप दी। वो आज तुमने अखबार और कैरियर खत्म कर दिया अपना, कोई ऐसे छापता है, कल को तो ब्लू फिफ्टी कहां छापता। तो मैंने कहा यार मिनिस्टर क्या है, मुझे फोन राती मैं भी बड़ा डिप्रेशन में बैठ गया। आधे घंटे बाद जिसने हमारे अखबार की एजेंसी रखी थी भागते हुए आया, बोले 5000 कॉपी और भी चाहिए। मैंने क्या वो बोले सारा अखबार लिख गया। मैंने वो 10,000 कॉपी छपवाई। 4:30 या 5 बजे दिल्ली के एक बड़े चैनल पे फोन आया, आदि शो मिनिस्टर, उन्होंने से रिकॉर्डिंग मांगी। देश के हर टीवी चैनल पे चल रहा था
कि देखिए अखिलेश का मंत्री कैसे कहानी बनता है। और मेरी वेबसाइट पे 3,56,000 हिट एक खबर पे है, जो उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है आज से पहले और आज के बाद। बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज तक किसी एक खबर पे 50 हिट नहीं। अब मैं इस तरह की तमाम खबरें, गायत्री प्रजापति खनन मंत्री थे। अब आप लोगों में कुछ अंदाजा नहीं है कोई खनन मंत्री करता क्या गया है। हम उसकी स्टोरी छापे, खनन बहुत हो रहा था। एक दिन बड़ी सिफारिश लेके उसके नेताजी है जो अब बीजेपी में आ गए हैं, तब वो गायत्री के राइट हैंड लेफ्ट हैंड थे, बिल्कुल सी नाम है उनके चमचे। एक दिन सिफारिश लेके मेरे ऑफिस में आए, बोले देखिए साहब कोई लखनऊ का कोई अखबार नहीं छापता, आप छापते हैं। तो मैं मंत्री को बुला के बता देना 4 PM निकला ही इसीलिए कि जो नहीं छापते वो हम छापते हैं। फिर उन्होंने एक रजिस्टर दिखाया। अब नाम मेरा ठीक नहीं है, लेकिन आप सब लोग पढ़े तो आपको जागरूक होना चाहिए, मीडिया कहा गया है। सारे बड़े अखबार और चैनलों के आगे लिखा था 10 लाख 15 लाख। बोले मंत्री जी ने कहा कि 20 लाख महीना। तो साहब शुक्रिया, खबर तो छापेंगे। थोड़ी बाद बोलते हैं एक कोई जिला खनन का आप देखिए, खनन आप कराइए। मैं कहा भाई का हमारे खानदान में भी किसी ने खुदाई वगैरह किया, लेकिन बाद में पता चला दिल्ली के बहुत बड़े मीडिया हाउस के संपादक के चमचों का खनन हो रहा था। मीडिया अब चेहरा है केवल व्यापार करने का, बड़े उद्योगपतियों का चेहरा है नफरत फैलाने का। मीडिया अब सिंबल है सत्ता को हथियाने का, और मीडिया अब सिंबल है देश के हुक्मरानों के जूते साफ करने का। ये खेल है। अब आता हूं मैं आपको असली बात समझाने कि मीडिया यहां तक क्यों पहुंचा। वो बड़े शंकर विद्यार्थी जिनकी कलम से क्रांति हो जाती थी, ऐसे पत्रकार कहां चले गए। हुआ ये कि देश के बड़े औद्योगिक घरानों ने समझा कि अब युग बदल गया है। अब पेट्रोल पंप और डीजल के पंप और बाकी चीजें कर ली, मीडिया चलाओ, ये माहौल बनाता है। तो हमारे अंबानी भैया को लगा कि तेल तो बहुत निकाल लिया, जनता का तेल निकालो। तो उन्होंने बड़े बड़े चैनल नेटवर्क 18 CNBC आवाज सारे खरीद लिया। आपको पता ही नहीं होगा कि कब आप क्या चीज बिक जाती है। फिर चैनल जब शुरू हो गए, बड़े बड़े समूह को कर लिया, तो सरकार ने कहा कि आपको जितना पैसा चाहिए उसका पैसा हम दे रहे हैं, लेकिन हेडलाइंस क्या होगी ये हम तय करेंगे। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जैसा मुल्क जहां के 80% आबादी को 2 वक्त की रोटी के लिए, राशन के लिए सरकार को पैसे मुहैया कराने पड़ रहे हैं, उस मुल्क में सिर्फ 1 साल में 1000 करोड़ रुपया टीवी चैनलों और अखबारों को दिया गया, जिससे वो हकीकत कोरोना काल में जिस तरह लाशों के ढेर थे, जिस तरह लोग घर से नहीं निकलते थे। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पे हम लोगों ने तय किया कि खाना बना के पैकेट बांटने, 45 से नए पैकेट बांटे। सुमित मेरा फोटोग्राफर बैठा हुआ है यहाँ पे। वैन था, प्रतिबंध था, आप किसी बड़े अखबार को आप उठा के देखिए, वहाँ पे खबरें नहीं मिलेंगी, नहीं फोटो मिलेंगे। सुमित ने मुझसे पूछा क्या करना है, मैंने कहा जो एक्चुअल वो फोटो छाप में है। सुमित मेरी टीम जान की परवाह न करके जिस समय लोग निकल रहे नहीं रहते घर से, सुमित ने जाके उन लाशों की कवरेज करी, फोटो छापे, और सुमित के फोटो फिर वो BBC से लेके अल जजीरा से लेके दुनिया की सारी जगह पे फोटो नहीं छपे, वो सुमित ने छापे। एक डॉक्टर सुशील है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जापान का बड़ा नाम हो गए हैं। उन्होंने कहीं से मेरा नंबर ढूंढा, मुझे फोन किया, कोविड काल की बात है, और फोटो भेजा और ये कहा कि जापान के नेशनल चैनल में संजय फोटो पे दिखाया जा रहा है, ये एक्चुअल अखबार है जो कोरोना की रिपोर्टिंग कर रहा है। तो क्या हम हिंदुस्तान की बदनामी करना चाहते थे? हम कर ही नहीं चाहते। कोरोना किसी सरकार का हाथ नहीं, योगी मोदी जी ने कोरोना नहीं फैला दिया, दुनिया की बीमारी थी। हमें समस्या ये थी कि आप अपनी इस बदनामी को छुपाने के लिए कि कितनी लाशें बन गई, आप गंगा में लाशें फेंकवा दे रहे हैं। हमें समस्या इस बात से जो लाशें गंगा में फेंकवाई गई वो पंडित संजय शर्मा की हो सकती थी और मौलाना मतीन साहब की हो सकती थी। तो लाशों का कोई ध्यान नहीं था। और फिर जब हमने लाशें छापी तो तहलका मचा। उसके बाद के कई सारे किस्से हुए। मैंने देखा कि अभी भी गंगा के किनारे लाशें दफनाई जा रही हैं, और जिस समय इलाहाबाद में प्रयागराज में लाशें
कुफन नहीं की, हमने स्टोरी छापी, तो इस समय अपने आप को देश का सबसे बड़ा अखबार कहने वाला दैनिक जागरण उसने फ्रंट पेज पे छापा कि ये तो परंपरा है, लाशें ऐसी आती रहती हैं। हमने छापा, इस बार छापा कि इस साल क्यों नहीं है, इस साल लाशें की घूमने से भी नहीं दैनिक जागरण। अब आप खेल समझिए, सबसे बड़ा विज्ञापन, सैकड़ों करोड़ रुपए विज्ञापन दैनिक जागरण को मिलता है। अब आप इस पत्रकारिता के नुकसान भी समझिए और फायदे भी समझिए। सरकार बने हुए 6-7 महीने हुए, योगी जी की आत्मा के कहूंगा मैं के बहुत बड़े अफसर थे। अब मुझे नहीं पता मुख्यमंत्री को पता होगा नहीं होगा, मैं कहना चमचे ज्यादा फूटते हैं, प्रतिनिधि में उबाल ज्यादा आता है, तो चमचे अफसर ज्यादा फूटते हैं, मुख्यमंत्री को पता भी नहीं होता है कि चमचे अपनी निष्ठा दिखाते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं समझ गया मुझे क्यों बुलाया गया है। ये बात आज पहली बार पब्लिक फोरम में गया, उसकी मन की बात कर रहा हूँ। घोषणा भाई ने मुझे मौका दिया और ये बात मुझे पता है कि पूरे देश में जाएगी। मैं इनकी क्षमता जानता हूँ, जब मेरा यूट्यूब बंद हुआ तो मैंने इनकी क्षमता देखी कि एक के बाद एक दिल्ली के मिनिस्टर ने कहाँ थे, भाई का पूरा देश में नेटवर्क मुझे बुलाया और असल में दोस्त थे, मुझे पता था तो फायदे ले गया। मुझसे कहा कि सरकार तुमसे बहुत नाराज है। मैं कहा मुझसे क्यों नाराज है? बोले नाराज है कि तुम अखिलेश के आदमी हो। मैं मुस्कुराया, बेटा ये आदमी क्या होता है? पत्नी मेहनत आदमी, ये सरकार का आदमी क्या होता है? बोले नहीं अखिलेश जी अखिलेश जी आपके घर रहता है, आपकी मैची लॉन्च की। मैंने कहा यार मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री मेरे यहाँ ऑफिस में घर पे आया, गुंडा तो आया नहीं, लेकिन मुझे पता था। मैंने फोटो दिखाया कि देखिए एक प्रदेश के सबसे ताकतवर आदमी सुनील बंसल जी ने, वो भी मेरे घर पे आए, कांग्रेस के नेता भी आते हैं, आपकी सरकार के दर्जन कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, मेरे यहाँ मुस्लिम लीग का भी स्वागत है, मेरे संघ के प्रचारक का भी स्वागत है, मेरे शरीफ आदमी का भी स्वागत है, मेरे माफिया का भी स्वागत है, मेरे नौकर शक्ति, मैं पत्रकार हूँ, मुझे समाज के हर व्यक्ति से बात करनी है। तो आपको इसमें आपको फायदे दिखाए। और मैंने कहा मुझसे आप शपथ पत्र ले लीजिए, और आज इस प्रतिष्ठित फोरम पे मैं अपनी बात दावे के साथ आपसे कहना चाह रहा हूँ, किसी बड़े अखबार ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जिसका मैंने देखा उसका आधा भी लिखा हो तो मैं कल से अपना चैनल अखबार बंद कर दूंगा। और लाइव में सुधार ये कर रहा हूँ कि मैंने उसके खिलाफ नहीं लिखा, मैंने सच लिखा, खिलाफ में किसी के नहीं लिखा। बड़े बड़े लोग कहते हैं हम निष्पक्ष हैं, मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल निष्पक्ष नहीं। मैंने एक दिन कहा बैठी मैं निष्पक्ष नहीं, मैं निष्पक्ष हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं सच का पक्ष करता। तो निष्पक्ष होगा वो सच झूठ का पक्ष करेगा, मैं सच का पक्ष करता। उन्होंने मुझसे पूछा कि संजय पूरे संस्थान चलाने में कितना पैसा खर्च होता है? मैंने बता दिया कितना खर्च होता है लगभग। मुझसे कहा गया कि हर साल हम तुम्हें इसमें 1 करोड़ रुपए ज्यादा देंगे। शर्त दो है, पहले पेज पे सरकार के खिलाफ खबर ना हो और अंदर अखिलेश यादव का शामिल है। मैंने कहा पूरा जो पेज नंबर 7 है वो विपक्ष के लिए आरक्षित है। समाजवादी पार्टी की पूरी सरकार में जितने बड़े आज अखिलेश यादव छपते हैं, अगर इतनी बड़ी बीजेपी ना छप रही हो तो मैं आपको आप जो दंड देंगे। मैं किसी पार्टी का मुख पत्र नहीं निकाल रहा, मैं ना समाजवादी बुलेटिन निकाल रहा हूँ, ना मैं 5 दंड निकाल रहा हूँ, ना अखबार निकाल रहा हूँ। फिर मैंने कहा भाई साहब आप बड़े समझिए, अमर उजाला जाकर जैसे अखबार में 5 पीढ़ी लगी तब अखबार बन पाया, तब तो अखबार लिखे हुए बहुत कम टाइम होता। मेरा अखबार 3 साल पुराना, आपको मुझसे बात करनी पड़ रही है कि सरकार नाराज है, मुख्यमंत्री नाराज है, आप नाराज हैं, तो 2.25 साल में जो काम नहीं कर पाए मैंने 3 साल में कर दिया, तो आपका पैसा मुबारक। मैंने उनसे कहा कि जब सपा की सरकार में थी तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मेरे दफ्तर में आते थे, 8:30 बजे समोसा खाते थे, एक खबर देते थे और मैं खबर को छापता था। अखबार वाले का काम नहीं है, अखबार का काम हमेशा सत्ता की चाकरी नहीं है। अखबार अगर आप निकालने आप पत्रकार हैं तो आपको सत्ता की कमी बताना है। एक लाइन क्या कहते हैं सरकार के लोग, ये विपक्ष राज गिर गए। मैं मोदी जी को शुक्रिया कहूंगा, मोदी जी ने इस देश में कुछ और किया नहीं किया, ये सच सामने लाया है कि मीडिया बिकता है। बिकता कांग्रेस के टाइम में, वैसे कांग्रेस के टाइम में, लेकिन इतना बेचवा दिया उन्होंने, इतना चुनाव में खड़ा करा दिया कि अब सोशल मीडिया पे आप बता दीजिए, पत्रकारों पूछता है कौन सी पार्टी के हो, वो गालियां जो कभी सोच नहीं सकते थे वो गालियां मिलती हैं सोशल मीडिया। इसके लिए थैंक यू। अब आप महत्वपूर्ण बात सुनिए और ये समझने की कोशिश करिए, जब आदमी सच कहता है तो क्या क्या होता है। मैं मना करके आया, उसके छठे जिले के इंस्पेक्टर मेरे दफ्तर पे आता है,
और लिख के एक आदेश करता दिखाता है कि आपके खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच शुरू कर दी गई है। मैंने कहा भाई आर्थिक अपराध मेरे कौन सा किया, बोले तो जांच। किसी भी जो अंग्रेजों के टाइम में किसी आवाज को बंद करने की कोशिशें होती थी, उस आवाज को बंद करने की कोशिशें आज के दौर में उतनी ही हैं। डर छोटी कोशिश का है। जैसे साहब ने कहा कि हम छोटा सा दिया जला रहे हैं। एक किस्सा है, जब भगवान राम श्रीलंका पे जा रहे थे, रावण के उसमें जा रहे थे, तो समुद्र पे पुल बना था। बहुत बहुत प्यारा किस्सा है। समुद्र में पुल बनाना था, एक छोटी सी चींटी रेत का कण लेके जा रही थी। तो लोगों ने मजाक उड़ाया चींटी का कि इतना बड़ा आलीशान पुल बन रहा है, तुम छोटी सी रेत का कण लेके जा रही हो, इसका क्या होगा? इससे पुल बन जाएगा। उस चींटी ने कहा कि इससे पुल बने ना बने, इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि मैंने इस पुल को बनाने में की। आपने कहा कि जिस दिन इस पुल का इतिहास लिखा जाएगा उस दिन ये लिखा जाएगा कि जो भेड़ें तो नहीं थी उस पर आप नहीं खड़े। वो फिर तमाम यातनाओं के दौर थे। 6 इंस्पेक्टरों को टीम बनाई गई, 18 जिलों में जांच की गई, एक चीज भी मिलने नहीं मिली। मेरे ऑफिस पे 2 बार हमला किया गया। जो राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकार होते हैं, उस एसोसिएशन का 22 प्रेसिडेंट चुना गया था। वो भी जो पिछले विधानसभा अध्यक्ष थे, वो मुझे वोट करने आए थे, मतलब मेरे कमेटी वोट करने आए थे। मकान बनते ही मान्यता खत्म कर दी गई। एक सरकारी मकान था, 100 पुलिस वाले लेके मकान खाली कराया गया, 2 बार हमले कराए गए। और जिन जिन अखबारों मैगजीन का नाम भी आपने नहीं सुना होगा, उनको करोड़ों रुपए दिया गया, हर साल दिया गया। आप सुनेंगे जो लखनऊ का सबसे चर्चित अखबार है फोर्टियन, उसको 5 साल में 50,000 रुपए उसका भी पेमेंट नहीं किया गया। क्योंकि नियत ये है कि हमारे साथ आ जाओ 10 करोड़ रुपए साल में और ज्यादा, लेकिन हमारे खिलाफ बोलोगे तो अब क्या होगा इस दौर में? इस दौर में समस्या ये खड़ी होती है कि जब औद्योगिक घराने आ गए हैं, आप उनके थंबनेल देखिए, अब खैर नहीं आतंकों की, मस्जिद में निकलेगी आतंकवाद की आवाज, कब्र टूटेगी और कब्र खोद के निकाली। ये चैनल की भाषा है। कितना शर्मनाक है। एंकर उसके ट्वीट पढ़िए, लगेगा नहीं कि ये किसी आतंकवादी की ट्वीट नहीं है। अब ऐसे में आपकी जिम्मेदारी क्या है? इस विषय में बात करना चाहता हूं। सरकार एक चैनल को हजार करोड़ रुपए देती है, मालिक को मतलब नहीं है। आप गाली बकते हैं अंजना ओम कश्यप को, रूकल यादव को और इनको ये बेचारे भोरे हैं। जैसे क्षितिज है, मेरा रिपोर्टर है, बड़ा बहादुर रिपोर्टर है। गया एक दिन गायों के लखनऊ के अंदर गायों की लाशें ऐसी फेंकी जा रही थी, आपके रूम में खड़े हो जाएंगे। जान की जोखिम उठा के रिपोर्ट लेकर आया। और मैं क्या करता? मैं कहता बहुत अच्छी रिपोर्ट, लोग पकड़ो, 1000 रुपए नाम, चुप हो जाओ। और मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन करता, देखिए भाई तो गाय की रिपोर्ट आई है, शाम तक मेरे ऑफिस में 50 लाख रुपए आते हैं। और चीफ की हैसियत होती है रिपोर्टर, इसको जो संपादक देगा, जो मालिक देगा, इसकी जगह मैं और वही करना है। तो आप जिन चैनल के एंकर को गाली दे रहे हैं, वो चेहरा है। उनके पीछे बैठे चाबी उगड़ने वालों को मंत्री यही है कि तुम्हें गाली देना है। अमीश देवगन चेहरा है, उसकी नौकरी तभी तक चल रही है, वो जो जानवरों की तरह बैठ के चीख रहा है, लोगों को गाली दे रहा है। उसकी नौकरी उसी दिन तक है। जिस दिन वो रवीश छोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको निकाल दिया जाएगा। इस देश में बड़े बड़े औद्योगिक घराने मीडिया का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसे में आपकी ड्यूटी क्या? देखिए, सारा खेल अब सोशल मीडिया का है। सारा तंत्र इस बात का है कि किसको ज्यादा पढ़ा जा रहा है, किसको ज्यादा सुना जा रहा है। मैंने अपने चैनल पे 1.5-2 साल से मेहनत करनी शुरू करी। मेरी टीम बहुत बहादुर है, 3 लड़के बैठी है, निधि मिश्रा, निधि तिवारी, ये वो टीम है जिनको मतलब मुझे लगता भी है कि मेरे जैसे, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल बंदूक की ढेर वाला है, कब क्या बम फट जाए, लेकिन ये इतनी बहादुर लड़कियां, मुझे नहीं पता कि देर हो जॉब हो। ये टीम परिवार की तरह काम करती है चैनल को। मैं सोच नहीं सकता था जब रिपोर्ट निकली अभी परसों निकाली हुई टीम ने, 135 मुल्कों में देखा जाता। अब आपको
ताकत कहाँ से आती है? मैं कोई रॉबिन हुड नहीं हूँ कि मुझे डर नहीं लगता, और मैं जिंदगी इतनी बिंदास और इतने मस्त से जीता हूँ कि समाज के कई सारे नियम और कायदे टूटते हैं जो तथाकथित लोगों ने बनाए हैं। मैं उन नियमों को तोड़ के जिंदगी जीता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो आपको वो देखना चाहिए, नाटक नहीं करना चाहिए। मैं भी एक सामान्य मनुष्य हूँ, मेरे अंदर की अच्छाइयाँ और मेरे अंदर यार तुम जो हो वो इस तरह बेरोस होके बोल देते हो। तो मैंने उससे कहा, फिर मुझसे एक सवाल आया कि तुम्हें डर तो नहीं लगता? अभी तो बात है भाषण में नहीं, मन की बात कर रहा हूँ, तो आज मुझे लग रहा है कि आपको बताओ डर नहीं लगता। मेरी आस्थाएं हैं, और मेरी आस्थाएं मुझे बताती हैं कि इस दुनिया में अगर हुकूमत चलती है तो सिर्फ एक ही चलती है। और मैं 97 में पहली बार अजमेर शरीफ गया, और वहाँ की दरगाह शरीफ को लेके मेरे इतने एक्शन हो गए कि ख्वाजा ने 97 से आज 2022 तक ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल में वहाँ जाता नहीं। और मुझे परवेज मुशर्रफ साहब का जिक्र किया, मुझे याद आया कि जब वो पाकिस्तान से चल रहे थे तो पूछा गया कि क्या चाहते हो आप, तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा ख्वाजा के जाना चाहता हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। वो प्रोग्राम नहीं था कि आगरा में आएंगे, आगरा के बाद वो ख्वाजा के जाएंगे। आगरा में वाजपेयी जी के संग बात इतनी बिगड़ गई कि वो वहीं से उनको पाकिस्तान जाना पड़ा, और कहा भी जाता है ख्वाजा जिसको बुलाते हैं जाते हैं। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, हर की अपनी अलग अलग आस्था है, मेरी आस्था है वहाँ पे। मैंने एक फेसबुक पे भी लिखा कि मैं अपना सिर वहाँ झुकाता हूँ जो बड़े से बड़े तक ताज से झुकाते हैं। मैं किसी मुख्यमंत्री और किसी मुख्यमंत्री के पति और किसी मुख्यमंत्री के चमचे का सिर झुकाने नहीं करता। मैं रिकॉर्डेड इसे ऐलान के साथ कह रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री, उनके चमचे, उनके चमचों की चमचोगियां कभी सिर झुकाने नहीं जाता, क्योंकि मुझे यकीन है, एक ताकत पे यकीन है। मुझसे एक जने ने कमेंट किया कि तुम वहां जाते हो, आगे कभी पुष्कर जी का मंदिर वहां भी चल जाया करो। मैंने कहा भाई साहब, आपको रोका है किसी ने? आप जाइए ना। फिर उस सज्जन ने मुझसे कहा कि आप जो हो कैसे ब्राह्मण हो, ऐसी जगह जाते हो। मैंने कहा कौन से ऋग्वेद में और कौन से यथर्वेद में लिखा है कि मैं ऐसी जगह नहीं जा सकता, और ऐसी जगह का मतलब क्या है? फिर वो आ गया कि देखिए मोहम्मद साहब ने ये किया था। मैंने कहा पंडित जी, हनुमान चालीसा याद है, सुनाओ। उन्होंने किताब निकाली, मैं तो बिना देखे सुनाओ, हनुमान चालीसा याद नहीं था। कितने वेद हो गए हैं, अटक गए। मैंने कहा पंडित जी, मोहम्मद साहब के बारे में तब पढ़ना, पहले अपने वेद और अपने हनुमान चालीसा को पढ़ो। तुम्हें अपने यहाँ मतलब नहीं है, दूसरे के धर्म में ताका जाती करने की जरूरत है, तो पहले तुम अपने धर्म का ज्ञान कर लो, तब तुम दूसरे के विषय में बात करना। लेकिन उससे टीआरपी चैनल की नहीं रहेगी। जब तक आप दूसरे के धर्म पे कमेंट नहीं करेंगे तब तक मान लेगा। मैंने उनसे कहा पंडित जी, जब मैं अजमेर में जाता हूँ तो मुझे अपने हनुमान जी नजर आते हैं, लखनऊ वाले, और जब मैं हनुमान मंदिर में दर्शन करता आता हूँ तो मुझे ख्वाजा नजर आते हैं। मुझे दोनों जगह एक जैसी नहीं है। मैं नियमित पूजा करता हूँ, नियमित हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। मेरे लिए राम और रहीम में कोई फर्क नहीं है। जब मैं मुझे मुस्लिम धर्म की जानकारी मिली कि मदीन साहब बैठे, जॉइंट सेक्रेटरी रहे, बहुत अच्छे अफसर रहे हैं, मैं इनसे पूछता था कि मुस्लिम धर्म में क्या क्या चीजें हैं, नरवा से जुड़े रहते हैं। आप भेद कब से कर रहे हो? फिर बड़ा मौजूद सवाल जिसके लिए साफ साफ इशारा किया कि ये चीजें हो क्यों नहीं है। अब आप कल्पना करें, 45 साल का बेरोजगारी का सबसे उच्चतम स्तर है इस समय। अगर ये टीवी चैनल कल बोल दे सच, तो देश में क्रांति हो जाए, क्योंकि आप लगभग श्रीलंका के कगार पे खड़े हुए हैं। आपके पास पैसा नहीं है, आपकी जीडीपी डूब चुकी है। और क्यों डूबी है मैं वो भी बताता हूं। पत्रकार ट्रंप पे सेल ले गया 3 दिन पहले, उसने बताया कि 100 रुपए का, ये 150 रुपए का ऊपर वाला चलता है, 250 रुपए का। मैं भाई 250 रुपए का सेब ना, इसमें क्या अंतर है? 250 रुपए का सेब जब मेरे हाथ में आया तो छोटी सी चीज लगी थी, फिर हुआ था अडानी। ये पैसा यहाँ गया। और आपकी जिम्मेदारी क्या है इस समय? मैंने एक दिन कहा कि अगर अंबानी का चैनल, और मैं आप सब पर तवज्जो चाहता हूं सर भाई, बड़ी गंभीर बात है, अगर अंबानी जी का चैनल बैठ के देश को बंटवारा करना चाहता है, इस देश में हिंदू मुसलमान के फसाद खड़ा करना चाहता है, अगर राम और रहीम वाला करना चाहता है, और अल्लाह और भगवान में लड़ाई करना चाहता है, तो एक छोटी सी कोशिश आप भी करिए। ऐलान कर दीजिए कि हम कल से जियो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मेरा दावा है
एक दिन भी उसके बाद पानी के चरण पे हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं चलेंगे। ये धंधे करते हैं। पंजाब के किसानों का इन्होंने किसान आतंकवादी का उन्होंने टावर उखाड़ दिया, उसके बाद नहीं कहा गया। आप सोशल मीडिया पे लिखिए, जिस दिन दैनिक जागरण लिखते हैं ये परंपराएं होती है, उस दिन आप 30 करोड़ लोग एक्टिव हुए, ज्यादा है। अपील करिए सोशल साइट पे कि अगर तुम हमारे बीच में बंटवारा करोगे, अगर हमारे बीच में नफरत करोगे, तो हमारी कम्युनिटी का कोई भी आदमी कल से दैनिक जागरण नहीं खरीदेगा। हम वही अखबार खरीदेंगे जो सच दिखाएगा, और हम वही अखबार पढ़ेंगे जो सच दिखाएगा, और हम उसी अखबार को सपोर्ट करेंगे। आप अपनी पीढ़ी को शिक्षित करिए। सोशल मीडिया हथियार है आपके हाथ में, उनके थंबनेल टैग करिए और कहिए ये पत्रकारिता नहीं होगी, हम तुम्हारा चेहरा देखना बंद करेंगे। और जब 30 करोड़ बंद करेंगे तो उनके यहाँ विज्ञापन आना बंद हो जाएंगे। तो आप इस चीज को कहिए कि हम उसी की बात करेंगे जो इस मुल्क को मजबूत करने की बात करेगा। हम ताज भाई की बात करेंगे जो इस मुल्क में प्यार की बात करेगा। हम उस शख्स की बात करेंगे जो इस मुल्क में मोहब्बत का असूल बढ़ाएगा। हम उन नफरत करने वालों की बात नहीं करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इस बात की भी है कि इधर भी सिलसिले, उधर भी सिलसिले। अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक मुरादाबाद का एक फोटो वायरल हो रहा था, उसमें वंदे मातरम गाया जाता और 3-4 महिलाएं बैठी हुई थी। मन का ही है, मुझे मैं धार्मिक मुद्दों में कभी नहीं बोलता। मेरठ का मैं कभी धार्मिक मुद्दों नहीं बोलता, हर एक अपने धार्मिक विचारधारा है। लेकिन आप खड़े हो जाइए, इसमें तो कोई मेरे ख्याल से कोई बचाव आपको बना नहीं करेगा। तो इधर भी है और उधर भी है। हम कहते हैं अपने वालों को समझाएंगे और आप लोग अपने वालों को समझाएंगे। जो लोग दाढ़ी में बैठ कर टीवी चैनल पर जाके कहते हैं, उनको अपमानित करिए और कहिए कि तुम टीवी चैनल पर बैठ के बलज्ञान बाबी मंदिर पे एक फुब्बारा शिविर जो भी निकला, शिव के बारे में, शिव के बारे में अपशब्द लिए गए, वो उतना ही खराब है जितना लुपुर ने किया। इस देश की बहुसंख्यक आबादी का भी सम्मान करिए और उससे भी सम्मान लीजिए और समझिए देश को किस मुकाम पे ले जाया जाएगा। देश बर्बादी के कगार पे पहुंचा दिया, जीडीपी चली गई, नौकरी नहीं है, खाने पीने की चीजें 1000 गुना महंगी हो गई। मेरे मित्र है व्यापारी, पक्के पार्टी के समर्थक थे। मैंने पूछा भाई क्या हाल है तेरे, मुंह लटका हुआ था। बोले भाई धंधा तो चौपट में बर्बाद हो गया। मैंने कही है तुम ही सरकार लाए थे तो जोश है। बोले लेकिन मुल्ले टाइम पे मैंने कहा भाई ये कौन सा वाला मुल्ला है जो टाइट हुआ है, मुझे बता दे, मैं बड़े दिनों से लेंस लेके घूम रहा हूँ कि मुल्ला कौन सा टाइट हो गया। वो अब्दुल पेंशन के 50 रुपए से 100 रुपए कर चुका। और ये जो 10 करोड़ की बेरोजगारी है उसमें उनके 20 लाख भी नहीं है, 9.80 लाख तुम ही हो। तो टाइट बेटा तुम हो रहे हो, मुल्ले नहीं हो रहे, मुल्लों का असर पड़ रहा है। लेकिन मीडिया की बातें आपको नहीं बताएगा। मीडिया कभी नहीं बताएगा कि हमारे परम आदरणीय मोदी जी के आने के बाद इस देश में मीट का कारोबार कई गुना बढ़ गया। और मीडिया कभी नहीं बताएगा कि जो बीफ के सबसे बड़े कारोबारी हैं वो सबके सब हिंदू हैं। और मीडिया कभी नहीं बताएगा कि यहाँ अखलाक को तो मार दिया जाता है बकरे के मांस में और गोवा में बीफ की पार्टियां होती हैं, बीफ खा सकते हैं। और मीडिया कभी नहीं बताएगा कि हमारे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा आई लाइक दिस। और मीडिया कभी नहीं बताएगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में गाय काटने में भी प्रतिबंध नहीं है। आप जिन मुद्दों की बात करते हैं, आप गाय को मां मत बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, मैं कुरान शरीफ पढ़ी नहीं है, मुझे पति साहब ने बताया था कि कुरान शरीफ में भी जिक्र है कि गाय का दूध अमृत है और गाय का मांस जहर है। मुझे आज तक कोई मुसलमान नहीं मिला जो कहता गाय काट दो, आज तक नहीं मिला। तो तुम क्यों नहीं कहते भैया संसद में एक विधेयक ले आओ और जिसमें ये साबित कर दो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो गाय काटेगा उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी या ये फांसा की सजा दे दी जाएगी। आप नहीं ला सकते क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में आपको गाय को काटना पसंद है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखलाक पसंद नहीं है। तो इस चीज को मीडिया कभी नहीं बताएगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप इन चीजों को पहुंचाएं। और एक चीज और मन में रख लीजिए, जो बहुत बढ़िया बात के साथ आई है, इन्हीं का कसूर नहीं है। इस मुल्क में
कभी कोशिश नहीं करी कि मुसलमानों की एजुकेशन इतनी अच्छी हो जाए, मुसलमानों की नौकरी इतनी अच्छी हो जाए। जो मुसलमान पढ़ लेता है वो मती साहब बन जाता है, वो राशिद बन जाता है, वो आसिफ बन जाता है। इन्हें चाहिए, हुकूमतों को चाहिए तो केवल 8वां पास, क्योंकि पत्थर जब उछाले जाएंगे तो मती साहब बचेगा, नहीं उछालेगा। और यार संजय शर्मा का बच्चा बिठा लेगा, संजय शर्मा का बच्चा तो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, जैसे अमित शाह जी बिठा दिया। हमें मंदिर पे चढ़ने वाले और हमें मस्जिद पे चढ़ने वाले कोई लोग चाहिए जो 8वां पास हो। तो इस चीज को समझिए कि हुकूमतें हमेशा आपका इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो हो चाहे ये हो। लेकिन अगर आप लोग जागरूक करेंगे, आप लोग करेंगे। और दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे एक चैनल की बात होती है क्योंकि एनडीटीवी बड़ा ईमानदार चैनल है, एनडीटीवी अच्छी बात करता है, तो आपकी ड्यूटी है कि फिर आप एनडीटीवी को प्रमोट करें। नाम मैंने इसलिए दिया कि आप हर उस आवाज को प्रमोट करिए जो आवाज सच के बाद होगी, चाहे वो मेरी हो, चाहे वो आपकी हो, या किसी तीसरे की हो। ये आपकी ड्यूटी है। मुझे मैंने एक दिन अपना नंबर दिया और आज मैं आपको बता दूं, जो मैं बात अधूरी रह गई, मुझे ताकत कहां से आती है। एक शख्स का फोन आया, मैं रिकॉर्डिंग लाना चाह रहा था, भूल गया। उसका फोन आया कि मैंने साथ में सुनाई हो रिकॉर्डिंग, बोला कि मैं मदीना में नौकरी करता हूं और कहा कि मैं मदीना में नौकरी करता हूं, आपका चैनल देखता हूं और आपके चैनल को देखकर काबा में मेरी ड्यूटी, मैं काबा में दुआ करता हूं कि आप सुरक्षित रहें, आप अच्छे रहें और हम सब लोग काबा में ड्यूटी करेंगे। चबरन उसने मुझसे अकाउंट नंबर लिया, काबा से उसने, मदीना से उसने मुझे 5000 रुपए भेजे। इस हुकूमत के 5 करोड़ से ज्यादा कीमती थे, 5 जिसकी दुआएं एक अनजान आदमी मदीना में कर रहा हो, केदारनाथ में बाबा बुढ़े के घर पे कर रहा हो, उसको ये लोग क्या बिगाड़ेंगे, बनाएंगे, ये तो खुद बहुत कर चुका है। जब सारा ताकत उस पे छोड़ दो, जब खुद पे भरोसा करने शुरू करो और कह दो कि हे ईश्वर, हे खुदा, मैं नेक काम कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि समाज में एक पत्थर उछले, मैं नहीं चाहता कि इस समाज में कोई किसी को गाली दे, मैं गांधी के देश को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं रहमान के देश को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यकीन मानिए कोई कितना भी षड्यंत्र कर ले, आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता, क्योंकि जो वो ताकते हैं उनके सामने मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा ही मन की बात हो गई आप लोगों को, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग दोस्तों के साथ रहेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे और मुझे यकीन है कि आज इतना सुंदर प्रोग्राम मैंने साथ भाई ने किया। मैं इसके लिए दिल से जितने शब्द होंगे मुझे कमी होंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई इतना मुझे बोलने का मन की बात। मैं एक्चुअली जब आप बोलते हैं ना यूट्यूब पे, तो फिर उसमें से आधा ड्रामा होता है। ड्रामा मतलब मैं तो नहीं करता, लोग क्या करते हैं, मुझे कहते हैं यार तुम भी मेरी टीम भी लगी कहती है, मैं आके बैठ जाऊंगा ना कि सर मुंह धो के आ गया, सर थोड़ा जैकेट पहन के आ गया, और मैं कहता हूं यार जो ओरिजिनल हो ना, मतलब ये तीनों टीम वाले यार सर आप ऐसे थोड़ी बड़े, उनको देखिए उनकी क्लीन। मैं कहता हूं जो संवाद आप एक आम आदमी की तरह करते हैं, जो आप एक आम आदमी में सहज पर महसूस करते हैं, उसका कोई सारी नहीं है। आम आदमी बने रहिए, सारा आम आपके साथ जुड़ जाएगा। अंबानी अडानी उनके भी छोड़ दीजिए, बहुत देर इनके भी रहने वाले, क्योंकि ये कोई मुल्क है जब बड़े से बड़े तख्त और ताज चले गए, आज उनकी कब्र पे दिया जलाने वाला कोई नहीं था। आवाजें जिंदा रहती हैं, आवाज बनी है, कोशिश करिए समाज के प्यार और भाईचारा हमेशा बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।